आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी और सभी सुनने वालों को रश्मि कुकरेती का नमस्कार। आज मेरे और प्रीति के साथ हैं वरिष्ठ फिल्म समीक्षक और पत्रकार प्रदीप सरदाना जी। नमस्कार। पिछली बार हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे थे सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार की। दोस्तों, ये चर्चा इतनी दिलचस्प थी कि आज हम फिर हाजिर हैं उन्हीं की फिल्मों की बातें लेकर। फिल्म थी दिल एक मंदिर। डॉक्टर धर्मेश का रोल राजेंद्र कुमार निभा रहे थे और उनकी नैतिक दुविधा के बारे में बात हुई। उसके जो सुपरहिट गाने थे वो हमने सुनवाए और वाकई एक मार्मिक फिल्म बहुत दिल एक मंदिर, जो मंदिर। कि आज भी याद करते हुए हम लोग इतने भावुक हो जा रहे हैं। प्रदीप जी भी मैं देख रही हूँ बहुत भावुक हो गए ये कहानी बताते। अभी भी मैं उसको रो पड़ता हूँ उस फिल्म को देखते हुए, जानते हुए क्या हाल है फिल्म जी। बहुत ही एक उनकी बेहतरीन फिल्म थी। फिल्म की सफलता ही यही है प्रदीप जी, जब हम उनके साथ हंसते हैं, उनके साथ रोते हैं, तो समझ लीजिए कि वो फिल्म बिल्कुल सफलता की ओर जा रही है जी। तभी जो देखने वाले हैं, जो दर्शक हैं, वो डूब जाते हैं उसमें। बिल्कुल आप चाहे तो हम दिल एक मंदिर का गाना एक सुन सकते हैं क्योंकि इतनी बेहतरीन फिल्म थी जी। रुक जा रात ठहर जा ओ चंदा जी। ठहर जा रे चंदा बीते न मिलन की बेला, आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते न मिलन की बेला, आज चांदनी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी और मैं आपके साथ प्रीति, हमारे साथ रश्मि और हमारे साथ प्रदीप जी। कितनी सारी बातें हो रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि राजेंद्र जी बिल्कुल हमारे सामने हैं और हम उनसे बातें कर रहे हैं।
जब बात हो रही है दिल एक मंदिर की, और एक और फिल्म याद आ रही है ऐसी ही, आई मिलन की बेला। जी उसके बारे में कुछ बताइए ना प्रदीप जी। देखिए, आई मिलन की बेला के बारे में बताता हूँ आपको, लेकिन आज मैं रश्मि सारी फिल्में देख लेगी एक मैं आपकी बातों से। उससे पहले मैं इनकी बहुत ही एक व्यक्तिगत जो है जीवन की इनकी वो बात बताना चाहूंगा जो मैं जी। अभी भूल ना जाऊं। पहले भी जिक्र किया राजेश खन्ना के साथ, जी जी। कि राजेश खन्ना के साथ इनका कुछ अलग तरह से रिश्ता रहा। अच्छा। दोनों ने साथ काम नहीं किया, कुछ तरह नहीं रहा। जी। असल में 1969 में जब राजेश खन्ना की आराधना फिल्म आई तो बड़े सुपरस्टार के रूप में उभरे और पहले बड़े सुपरस्टार कहलाए, और एकदम उनका नया दौर शुरू हो गया और वो आगे आने लगे। और वो राज ये भी राज, वो राजेश ये राजेंद्र, जी जी जी। तो वो आगे बढ़ने लगे और राजेंद्र कुमार नीचे उतरने लगे। राजेश खन्ना के आने के बाद राजेंद्र कुमार को ये एक सबसे बड़ा झटका लगा कि उनके आते ही इनका जो करियर है वो उतार पर हो गया। दूसरा ये हुआ कि राजेंद्र कुमार जिस बंगले में रहते थे बांद्रा के, जी, जिसको हम आशीर्वाद के नाम से जानते नाम हैं, से आज जानते हैं। अब हालांकि वो टूट चुका है, वो बंगला नहीं रहा। तो उस आशीर्वाद बंगले के जो पहले मालिक थे वो राजेंद्र कुमार थे। ओह, और उन्होंने वो बंगला, ये भी बता दूं, उन्होंने भारत भूषण से खरीदा था। अच्छा। 1960 में। और जैसे ही वो उस बंगले में गए, जी, वो उनके लिए इतना लकी साबित हुआ कि जैसे बताया 1960 से 70 का जो दौर था, 60 से 69 का, वो राजेंद्र कुमार का सबसे बेहतरीन गोल्डन पीरियड था। जब जुबली मनाई फिल्म, तो जुबली बनाई, तो वो उस बंगले का बड़ा कमाल माना जाता था कि इसके अंदर राजेंद्र कुमार बंगले में गए, 1960 में उन्होंने खरीदा, उसको उन्होंने रेनोवेट कराया और उस बंगले का नाम उन्होंने रखा डिम्पल। आशीर्वाद से पहले उस बंगले का नाम था डिम्पल। जी। डिम्पल इसलिए नाम था कि राजेंद्र कुमार की जो छोटी बेटी है उसका नाम डिम्पल है। जी। तो उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर उसका नाम डिम्पल रख दिया। तो बाद में जब राजेंद्र कुमार के दिन बड़े गर्दिश के आने लगे और 70 के बाद 71 के बाद जब उनकी 71-72 फिल्में पिटने लगी बुरी तरह, तो उनको बड़ी आर्थिक तंगी में आ गए। तो उन्होंने सोचा इस बंगले को बेचना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, मैं कैसे अपना परिवार चलाऊं, बच्चों को, अभी बच्चे छोटे थे और सब कुछ था। तो उन्होंने कहा कि मैं इस बंगले को बेचना चाहता हूँ। तो ये बात राजेश खन्ना के कानों में पहुंच गई। वो बंगला इतना खूबसूरत है, मैंने उस बंगले को देखा है जी। बिल्कुल आप उसकी बालकनी से समुद्र का नज़ारा बांद्रा के अंदर है, कार्टर रोड पर जी। समुद्र का नज़ारा इतना खूबसूरत दिखता है कि वो बहुत ही खूबसूरत है। आप उसकी बालकनी में खड़ो जाए तो आपका वहां से जाने को मन नहीं करेगा। उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी लोकेशन है उस बंगले की जो है। और उस बंगले के साथ ही पीछे मुमताज का घर भी था, वो उन्होंने इसलिए बनाया था, राजेश खन्ना से प्रेम करती थी। अब बातें चलती हैं तो बातें याद आ जाती है, हालांकि यहाँ से कोई जिक्र नहीं है। तो लेकिन ये इनका बंगला बिल्कुल मेन रोड पे था और बड़ा सामने से दिखाई देता था, बहुत ही खूबसूरत नजारा। तो राजेश खन्ना था ये बंगला मैं खरीदना चाहता हूँ। अच्छा। अब राजेश खन्ना अभी के पास लेकिन इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने झट से 2-3 निर्माताओं से, हाथी मेरे साथी के निर्माता थे, 1-2 निर्माता थे, उनसे एडवांस ले लिया। अच्छा। तो मैं आपकी फिल्में करूंगा, मुझे एडवांस दे दो, मुझे बंगला खरीदना है। तो उन्होंने वो बंगला राजेंद्र कुमार से खरीद लिया। राजेंद्र कुमार ने कहा ये बंगला मैं आपको दे रहा हूँ, इसका नाम नहीं दे रहा डिम्पल, आपको उसका नाम बदलना पड़ेगा। इस बंगले का नाम डिम्पल नहीं रखें क्योंकि मैं अपनी बेटी का नाम नहीं बेच सकता, बंगला बेच रहा हूँ मजबूरी में। और जिस दिन वो बंगला उन्होंने बेचा था उस दिन रात को इतनी फूट फूट कर रोए थे राजेंद्र कुमार, क्योंकि इतना जुड़ाव था, उसी में उनका गोल्डन पीरियड था। जब जन्मदिन आता था राजेंद्र कुमार का तो फूल पे फूल और गिफ्ट पे गिफ्ट। 20 जुलाई को ऐसा बंगला भर जाता था, वो इतनी गाड़ियां खड़ी होती थी राजेंद्र कुमार को बधाइयां देने के लिए। ये पूरा एक सुपरस्टार थे, इतने बड़ा दौर था उनका। जुबली कुमार थे, हर निर्माता उनको साइन करना चाहता उस दौर में, एक वो दौर था। और बाद में वो दौर बाद में ऐसा आ गया कि वो बालकनी में खड़े होकर देखते तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई आ रहा है। 72 के अंदर जब ये था तब को उन्होंने बंगला बेचा ये। और राजेश खन्ना ने जब बंगला खरीदा तो अपनी बारात उनकी जो है डिम्पल कपाड़े से शादी की तो उनकी बारात उसी घर से गई जी। तो जब वो वापस आई तो लोग सोचते थे राजेश खन्ना डिम्पल, तो सोचते थे राजेश खन्ना ने डिम्पल अपनी पत्नी के नाम पे इसका नाम रखा हुआ है। तो शुरू में उन्होंने नहीं बदला कि भाई मैं बदलूंगा। तो शुरू में लोग ये सोचते थे, लोगों को ये भ्रम था, लोगों को नहीं पता था कि ये जो लोग जानते थे राजेंद्र कुमार को उनको तो पता था, बाकी आम लोगों को नहीं पता था। वो सोचते थे ये राजेश खन्ना ने जो नाम है अपनी पत्नी आशीर्वाद बंगले का पहला नाम डिम्पल, पहले डिम्पल नाम था, फिर बाद में उसको आशीर्वाद रखा गया जो राजेश खन्ना के रहते तक रहा। मैं सोच रही थी एक गाना और सुन लेते हैं रश्मि। मैं लेकर जाऊंगी उसी फिल्म पर जो मैंने पहले कहा था, आई मिलन की बेला। आहा आई मिलन की बेला देखो आई, बन के फूल हर कली मुस्कुराई, हाय हाय। आहा आई मिलन की बेला देखो आई, हाय उनसे नैन मिले मैं शर्माई, हाय हाय। आहा आई मिलन की बेला देखो आई, बन के फूल हर कली मुस्कुराई, ओ ओ। आहा आई मिलन की बेला देखो आई, उनसे नैन मिले मैं शर्माई, आहा आई मिलन की बेला। ओ
आहा आई मिलन की बेला। जाने क्यों तेज हुई जाती है दिल की धड़कन, चुटकियां लेती है क्यों सीने में मीठी सी चुभन। प्यार जो करते हैं होता है यही हाल उनका। देखिए क्या क्या दिखाएगी अभी दिल की लगन। आहा आई मिलन की बेला देखो आई, बन के फूल हर कली मुस्कुराई। हाय 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 आहा आई मिलन की बेला देखो आई, बन के फूल हर कली मुस्कुराई। ओ आहा आई मिलन की बेला, आहा आई मिलन की बेला, आहा आई मिलन की बेला। आई मिलन की बेला, आहा आई मिलन की आई बेला। मिलन की बेला टाइटल सॉन्ग था। और भी देखिए बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी, 1964 में आई थी। जी सायरा बानो फिल्म की नायिका थी और धर्मेंद्र इनके साथ थे। इसमें वही प्रेम त्रिकोण था, धर्मेंद्र अमीर थे, राजेंद्र कुमार गरीब थे जी और सायरा बानो के साथ फिल्म थी। हालांकि इस फिल्म के बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि राजेंद्र कुमार सायरा बानो का कुछ टकराव सा भी हो गया था और कुछ इस तरह के उससे लगे थे कि भाई शायद काम नहीं करेंगे या क्या होगा। तो हालांकि बाद में उन्होंने काम किया जी फिल्म के अंदर, लेकिन वो थोड़ा सा इस फिल्म से उनका कुछ इस तरह का वो हो गया था। जी ये फिल्म मुझे बहुत चली थी और बहुत पसंद की गई थी। तो जिस तरह दोनों की दोस्ती दिखाई है, धर्मेंद्र की राजेंद्र कुमार की, मुझे भी तक याद है वो अपना खोलते हैं वार्डरोब, अलमीरा खोलते हैं, सूट ही सूट उनके होते हैं धर्मेंद्र के बहुत सारे। वो कहते हैं दोस्त जो तूने पहनना है इसमें से पहन ले, अलमारी में से निकाल कर। तो बहुत अच्छी एक फिल्म थी और काफी पसंद की गई थी। जी और मोहन कुमार इसके डायरेक्टर थे, उनके साथ उन्होंने और भी कई फिल्म की, मोहन कुमार के साथ काफी फिल्में उन्होंने की। और जो दो जासूस आपने फिल्म की चर्चा की थी उसके बारे में भी कुछ बताएं। दो जासूस बिल्कुल एक फन फिल्म थी और अलग सी फिल्म अलग बिल्कुल। सी अलग थी, फिल्म हाँ, थी। किरदार और भी दोनों बिल्कुल राजपूत अलग का था। भी, दोनों का जो किरदार थे, दो जासूस, करे दो महसूस। जासूस करे महसूस, दुनिया बड़ी खराब है, जी कौन है सच्चा कौन है झूठा, हर चेहरे पे नकाब है। तो ये बड़ा इस तरह का वो था और फिल्म काफी पसंद की गई। और आखिरी फिल्म थी, मतलब इनके साथ राज कपूर और राजेंद्र कुमार की वो थी, कुमार गौरव को उन्होंने लॉन्च किया था अपने बेटे को फिल्म लव स्टोरी से। लव स्टोरी से। तो मैं चाह रही थी कि उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए लव स्टोरी असल में क्या है कि सभी पिता का अपने बेटों के साथ में होता है। जी एक्चुअल में कुमार गौरव का जो असली नाम है मनोज तुली था, तो उसको बंटी बोलते थे। लेकिन जब इसको लॉन्च करने लगे तो उन्होंने कुमार गौरव कर दिया, राजेंद्र कुमार, यानी कुमार का गौरव, राजेंद्र कुमार का गौरव। अच्छा, उसके नाम से इसलिए उन्होंने उसका नाम कुमार गौरव रखा और कि फिल्म राजेंद्र बड़ी कुमार हिट हुई का थी। गौरव। जी तो वो उन्होंने ये फिल्म इसके अंदर की और उसके साथ लव स्टोरी को प्लान किया कि एक ऐसी फिल्म बनाता हूँ, अपने बेटे को लॉन्च करता हूँ खुद ही। जी और खुद दोनों ने काम भी किया उस फिल्म में इकट्ठे। और फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो असल में राहुल रवेल थे। वही राहुल रवेल जो एच.एस. रवेल के साथ सबसे पहले जब इन्होंने फिल्म में काम किया उनके जी। पिता के साथ, जी जी वो इनके बेटे राहुल रवेल। आर.डी. बर्मन का म्यूजिक। हाँ, आर.डी. बर्मन का म्यूजिक था। और जब इनको लॉन्च किया तो लेकिन उसके बाद इनके राहुल रवेल के साथ कुछ संबंध खराब हो गए। विजेता पंडित को इन्होंने हीरोइन लिया, सुरेशा पंडित की छोटी बहन के रूप में। और पहली फिल्म थी विजेता पंडित की, तो सुरेशा पंडित की भी बड़ी अच्छी पहचान थी। विजेता इसलिए उस समय काफी जल्दी लोगों में आ गई और जी पहली फिल्म थी और इस तरह काम किया। और कुमार गौरव की जब ये फिल्म आई तो वाकई दिल को छूती है। और एक इसमें दोनों की जिस तरह की आपस की ट्यूनिंग है विजेता पंडित की और कुमार गौरव की बहुत अच्छी है। तो फिर बाद में इन्होंने खुद डायरेक्शन किया राजेंद्र कुमार ने इस फिल्म का जी और इसको अलग कर दिया। हालांकि विजेता पंडित के साथ विजेता पंडित और कुमार गौरव के बीच में खुद प्रेम शुरू हो गया था। राजेंद्र कुमार नहीं चाहते थे कि ये प्रेम इनकी गाड़ी आगे चले, जी तो उन्होंने उसको रोका। फिर इन्होंने जब ये फिल्म हिट हो गई, सुपर हिट हो गई, तब इनको लगा देखो, तो विजेता पंडित भी नाराज हो गई
क्योंकि ये हर जगह कुमार गौरव को प्रमोट कर रहे थे। वीरा कहती मैं हीरोइन हूँ, मैं प्रमोट ही नहीं कर रहे, आप इसको किए जा रहे हैं। इससे वो नाराज हो गए और डायरेक्टर भी राहुल रवि नाराज हो गए। तो उन्होंने दोनों को एक तरह से अलग करके इनको उन्होंने फिर बाद में कहा देखिए ये फिल्म मैंने बनाई है और देखिए मैंने इस फिल्म को कहाँ पहुँचा दिया। तो ये जो लव स्टोरी के बाद जो राजेंद्र कुमार का रूप था वो एक बिल्कुल अलग रूप था जी। मतलब अपनी बड़ी सी बड़ी फिल्म में उन्होंने सफलता पाई, उस सफलता को पचा गए, लेकिन लव स्टोरी की सफलता को ये नहीं पचा पाए। अच्छा। वो एक इनका दुखदाई पहलू, वो जो दौर था उसमें इनका बिल्कुल ऐसे हो गया था कि ये सोचते थे कुमार गौरव बहुत बड़ा स्टार है, मैं एक बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हूँ और मेरा कोई मुकाबला नहीं है, मेरे बेटे का कोई मुकाबला नहीं है। तो जब जो भी आदमी कुमार गौरव को साइन करने आता था तो उसकी रकम हर बार बढ़ाते जाते थे। अच्छा। एक वक्त तो ये आ गया कि इन्होंने उसकी जो फीस थी वो अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा बता दी। उस समय अमिताभ बच्चन आप देखिए 80 के अंदर जी 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 कितने सुपरहिट थे वो सारी फिल्में। किसी ने कहा कि ये तो आप अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा बता रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं आपको अमिताभ बच्चन से बेहतर एक्टर दे रहा हूँ। और आप देखिए उसके बाद कुमार गौरव की कोई फिल्म नहीं चली जी। ऑलराउंडर आई थी लेकिन वो चल नहीं पाई थी। बाद में लवर्स बनाई, ऑलराउंडर बनाई, इसको और लॉन्च किया, लवर्स में इन्होंने किया। उसके बाद इन्होंने उसको और फिल्में बनाई, उसके साथ फूल बनाई जो बाद में आई। हालांकि जो लव स्टोरी थी वो बहुत भोली भाली मासूम सी फिल्म थी, बड़ी प्यारी फिल्म थी वो। गाने भी इतने बढ़िया, इसीलिए वो चली सारे जो है इतने फिल्म बहुत अच्छी, गाने भी उसके एक अच्छा। मैं सोच रही थी लव स्टोरी का एक गाना सुन लेते। बिल्कुल सुनिए लव स्टोरी, बहुत ही सुपरहिट गाना है। देखो मैंने देखा एक सपना। देखो कितनी प्यारी है ये रसोई। और वो जंगल में वो बहुत ही खूबसूरत तरीके, ख्यालों में ही वो अपना नेम प्लेट लगा रहा है, ख्यालों में ही वो रसोई बना रहे हैं, ख्यालों में घर बना रहे हैं, सचमुच खड़ा नहीं कर रहे आकृति, लेकिन वो इशारों में कि हाँ भाई ये हमारा ये है, ये हमारा ये है। वैसे ट्रू लव स्टोरी में घर ऐसे ही बनते हैं। घर ऐसे ही बनते हैं। दरअसल मुझे लगता है राजेंद्र कुमार उस समय के जो युवा हृदय थे उनके दिलों में क्या चलता है, क्या ख्याल आते हैं, क्या विचार आते हैं, वो सफलता पूर्वक वो पर्दे पर उतार पाए। और यही कारण था कि वो फिल्म दर्शकों के दिलों को छू पाई और हम फिर याद कर रहे हैं उस फिल्म को आज भी। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, मैं आई 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 आजा, कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, मैं आया 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 आया, आजा। यहाँ तेरा मेरा नाम लिखा है, रास्ता नहीं ये आम लिखा है, ओ ये है दरवाजा जहाँ तू खड़ी है, अंदर आ जाओ सर्दी बड़ी है, यहाँ से नजारा देखो पर्वतों का, झांकू मैं कहाँ से कहाँ है झरोका, ये यहाँ है तू कहाँ है, मैं आई 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 आजा, कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, मैं आया 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 आया, आजा। अच्छा ये बताओ कहाँ पे है पानी, बाहर बह रहा है झरना दीवानी, बिजली नहीं है यही एक गम है, तेरी बिंदिया क्या बिजली से कम है, छोड़ो मत छेड़ो
हूँ जाऊंगा, पहले यहाँ आओ। शाम जवां है, तू कहाँ है? मैं आई 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 आई। आजा, देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आई 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 आई। आजा। आज भी बड़ा एक फन और एंटरटेनमेंट और बड़ी लाइट कॉमेडी भी है और रोमांस भी चल रहा है और बिल्कुल बहुत बढ़िया अपना चल रहा है, अपना और घर वो बना लव रहे हैं। स्टोरी जिन्होंने देखी वो फिर ऑलराउंडर देखने गए सिनेमा हॉल में, हाँ। पर वो थोड़े से निराश नहीं, होकर वो थोड़े से बहुत वापस निराश हुए, आए। उसके बाद तो बहुत निराश जी हुए। जी और उसके बाद कोई फिल्म इनकी चली नहीं और लोगों ने फिर कुमार गौरव को लेना भी बंद कर दिया। तो फिर उसके बाद जाके इनको एहसास हुआ कि मैंने गलती की, मैंने इस तरह की। इन्होंने हालांकि बाद में एक और फिल्म बनाई नाम, तो वो उसमें इन्होंने भी- कुमार गौरव को ही प्रमोट करने के लिए बनाई थी, तो उन्होंने संजय दत्त को भी साथ ले लिया। लेकिन संजय दत्त को उससे फायदा हो गया, संजय दत्त उससे नाम दोबारा से। आगे चढ़ गए और कुमार गौरव को नहीं हुआ। जी तो बाद में सुनील दत्त ने भी कहा, मेरी भी इच्छा थी कि फिल्म को बंटी को फायदा हो, लेकिन संजू को हो गया। कोई बात नहीं, अब क्या कह सकते हैं। जी, राजेंद्र समय बाबू की बात है। समय की बात थी कि उसमें उसका काम संजय दत्त का काफी उभर कर आया, तो फिल्म ज्यादा हिट हो गई। तो एक फिल्म में उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई थी ना, गोरा और काला, गोरा और काला में, जी। और दोनों किरदार दोनों बिल्कुल बड़े अलग 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 किरदार थे। वही बड़ी हेमा मालिनी उसमें जो मेन वो थी, जी और वो बहुत अच्छी फिल्म थी उनकी, मुझे वो अच्छी लगती है। जी, वो हालांकि फिल्म चली नहीं उनकी, उतनी नहीं हाँ, चली, और जबकि बड़ा अच्छे अच्छे इसमें गाने थे और बड़ा अच्छा था। जो काला वाला रोल था वो तो बड़ा ऐसा था, लगता ही था कि उन्हीं राजेंद्र कुमार को देख रहे हैं, जी जो जी हमारी अलग तरह की वो है। जी उसी दौर में उनकी गंवार फिल्म भी आई थी वैजंती वाला के साथ। हाँ वैजंती वाला के साथ सबसे ज्यादा फिल्में की, मेरे ख्याल से शायद 6-7 फिल्में वैजंती वाला के साथ की है जी इन्होंने। संगम की जिस तरह हमने बात की, गंवार की जिंदगी, तो वैजंती वाला के साथ इन्होंने काफी फिल्में की और सभी अच्छी फिल्में इनकी रही हैं। वैजंती वाला के साथ जोड़ी जो है काफी पसंद की गई इनकी। और जोड़ी की जो आप बात कर रहे हैं तो हमें याद आता है जब विवाह की जोड़ियां बनती थी और हमारे बचपन का समय, तो जब दुल्हन फूलमाला लेकर एक समय था आती थी अंदर, तो ये गाना बहुत बजता था, बहारों फूल बरसाओ मेरा बिल्कुल। महबूब आया है। ये देखिए बिल्कुल कॉस्ट्यूम ड्रामा फिल्म थी सूरज जो है, और इसका भी एक बिल्कुल अलग वो था कि आप देखिए उस वैजंती वाला के साथ जिस तरह आई, और शारदा के गाने के लिए खासतौर से फिल्म आज भी याद जी, की जाती जी, है, जी। तितली उड़ी उड़ती चली, जी फूल ने कहा। तो टी प्रकाश राव ने इस फिल्म का डायरेक्शन दिया था और 1966 में आई थी ये फिल्म। जी तो बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी और बहुत सुपरहिट फिल्म रही थी वैजंती वाला अब के साथ। मेरा बड़ा मन कर रहा है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, ये गाना अब देखिए बजा आप ले। बारो फूल बरसाए सुन लीजिए या तितली उड़ी सुन लीजिए, जो आपको मन सुनना है वो सुन लीजिए। बताओ रश्मि, कौन सा सुनोगी? हम तो दोनों गाने सुनेंगे। दोनों थोड़े थोड़े चलिए। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।
तान दो एक नूर की चादर। बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तितली उड़ी उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश। तितली उड़ी उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश। खिले हैं गगन में तारों के जो फूल, वही मेरी मंजिल कैसे जाऊं भूल। जहाँ नहीं बंधन न कोई दीवार, जाना है वहाँ मुझे बादलों के पास। तितली उड़ी उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश। मैं सोच रही थी चलते चलते झुक गया आसमान, ये एक बहुत ही प्यारी सी फिल्म थी और इसके गीत बहुत प्यारे थे। इसके बारे में थोड़ी सी बात प्रदीप जी से कर लेते हैं। देखिए, आपने 1968 में ये फिल्म आई थी। बिल्कुल, ये आपने मेरी बड़े दिल की बात छीन ली। जी। इस फिल्म का जो गाना है, लो झुक गया आसमां भी, वो मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग है। और मुझे जब भी मेरा मन थोड़ा उदास होता है तो मैं इस गाने को सुनता हूँ तो एकदम दोबारा से मेरे को खुशी महसूस होती है। तो इतना रोमानियत है इस गाने में, इतना मस्त अंदाज में गाया है गाना। जीप के ऊपर चलते हुए राजेंद्र कुमार गा रहे हैं। जी। तो एक बहुत ही एक अलग तरह का गाना था, एक हॉन्टिंग मेलोडी जिसे हम Haunting, कहते हैं ना, बिल्कुल, बहुत उस ही एक टाइप अच्छा था। का ये जिस गाना तरह की है। मैंने आपको बताया कि सायरा बानो के साथ इनकी थोड़ी अनबन हो गई थी, तो राजेंद्र कुमार नहीं चाहते थे कि सायरा बानो इस फिल्म में काम करे। लेकिन इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे लेक टंडन, वो अड़ गए। जी। कहते नहीं, मैंने सायरा बानो को साइन किया है तो सायरा बानो ही इस फिल्म में रहेंगी। उन्होंने स्टैंड लिया, फिर सायरा बानो ही इस फिल्म में आई। ये सायरा बानो से भी बात होती रहती है, तो वो भी इस फिल्म को बड़े अच्छे से याद करती हैं आज भी। जी। उसके बाद जो बाद की फिल्में थी हमने उनकी भी चर्चा की, जैसे शिरडी वाले साईं बाबा। साईं बाबा थी, लेकिन सबसे जो बेस्ट फिल्म थी वो तो साजन बिना सुहागन थी। साजन बिना हाँ, फिर बिन साजन फेरे- की सहेली भी, बिन फेरे हम तेरे बिन फेरे हैं। हम तेरे, और साजन की सहेली। हाँ, और ओ बेवफा, धन दौलत बलिदान। हाँ, धन जो दौलत ये- ऋषि कपूर के साथ इन्होंने की थी। ऋषि कपूर नीतू सिंह थे। जी। और जैसे आपने साजन की सहेली बताया, उसके बाद फिर राहुल रेखा- रवेल के साथ उन्होंने प्रेम कथा हाँ। और नाम जो महेश भट्ट की फिल्म थी, और हाँ। फूल जिसके बारे में हमने चर्चा की। तो ऐसी अनगिनत फिल्में। ऐसी फिल्में बहुत है, लेकिन उनकी इतनी फिल्में सुपरहिट रही, जुबली है, इतनी फिल्मों के नाम हम ऐसे ही याद करते जा रहे हैं उनकी। तो ये यही है कि सबसे उनका काफी तलाश फिल्म थी, साथी थी, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, आस का पंछी, जी। धरती, ससुराल, वो भी बड़ी हिट फिल्म थी, हमराई, घराना, और गीत। क्या बात है। गीत जिसके देखिए, रामानंद सपने सागर की जो हमें माला रोज सिन्हा के आते साथ रहे। फिल्म थी। क्या बात है, गीत क्या फिल्म जो है वो भी बहुत, जो किस तरह बांसुरी उसमें बजाते हैं गीत फिल्म के अंदर। जी। माला सिन्हा उसके अंदर थी, और जो वो था वो बहुत ही टीले पे बैठ के जब भी बांसुरी बजाते हैं, और आज बड़ा जब अच्छा पुकारे दृश्य मेरे है। गीत रे, तो वो जो है वो बहुत ही खूबसूरत गीत था। और रामानंद सागर के साथ काफी फिल्में की इन्होंने, तो गीत फिल्म भी उसमें थी। बाद में ललकार फिल्म भी इन्होंने रामानंद सागर के साथ की थी, ललकार भी। तो बहुत ही खूबसूरत फिल्में हैं इनकी, एक एक फिल्म याद करते जाएंगे और बहुत सी फिल्में याद आती जाएंगी। तो अब देखिए, लेकिन बाद में देखिए इन्होंने रेखा हेमा मालिनी तक फिल्में की। कहा उन्होंने अपनी शुरुआत जिस तरह नरगिस या नरगिस बाद और में वैजंती गीता माला माली जी और के साथ वैजंती में। माला और सब उस दौर की अभिनेत्रियों से की, और जी। बाद में देखिए यहाँ तक उनका ये दौर आया। मैं ये चाहूंगा, एक तो ये वाला गाना जो झुकिया आसमान का गाना है मेरा फेवरेट, जी। वो मुझे जरूर सुना दीजिए, जिससे
जरूर। और हमारा उमंग और जोश के साथ और खुशी के साथ इस प्रोग्राम का समापन हो सके। जी। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है, रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया चलते चलते प्रदीप जी ये जानना चाहूंगी कि एक होता है कि किसी कलाकार के बारे में बताना, और आपने तो उनको बहुत करीब से देखा है और उनके साथ वक्त भी बिताया है। तो अगर मैं कहूँ राजेंद्र कुमार जी के बारे में बताएं, तो उनको आपका एक व्यक्तिगत अनुभव उनके साथ कैसे, व्यक्ति के रूप में उनको आप याद करते हैं? हाँ, जैसे हम तो उनको एक स्टार के रूप में, एक जुबली कुमार के रूप में, एक एंटरटेनर के रूप में याद करते हैं। एक पर्सनल लेवल पर आप किस तरह से? नहीं, मैंने आपको बताया, पहले भी बताया था जिस तरह कि एक हम इसकी शुरुआत हमने यहीं से की थी। जाहिर है एक अच्छे अभिनेता थे ये, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया बीच में लव स्टोरी के समय जो मैंने देखा दौर, वो थोड़ा सा उनका एक अलग तरह का था, लेकिन वो इतने थे कि आप बाद में तो सावर कुमार भी बताते थे कि जब उन्होंने साजन बिना सुहागन की शूटिंग जो है शिमला में हो रही थी, तो वो खुद जो है जब ऊपर चढ़ना पड़ता था सामान लेकर काफ़ी चीज़ें, तो खुद ही इक्विपमेंट लेके अपने कंधे पे रख कर चले जाते थे। गाना दिखा रहे हैं तो वो धुआं हो रहा है तो वो परात उठा ली, तसला उठा लिया जिसमें जलेगा वो सब होगा, इक्विपमेंट उठा लिए, तो इस तरह वो करते थे। और कहीं देखकर लगता नहीं था कि वो जो है इतने बड़े स्टार हैं, इस तरह कर रहे हैं। यानी कि एक बेहतरीन इंसान, जिस तरह बेहतरीन इंसान जैसे सुनील दत्त साहब है, उन्होंने बताया कि मतलब मेरे दोस्त भी, और जो मानवता और जो एक इंसानियत उनके अंदर थी, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे से उन्होंने सब कुछ उसको व्यक्त किया और बहुत अच्छी लाइफ उन्होंने बिताई। एक बात और बताओ उनको सबसे खास, इतने फिट रहते थे, कभी उन्होंने जीवन भर कोई दवाइयों का सेवन नहीं किया, कभी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी, सिवाय सिर्फ अंतिम अवस्था में जब उनको कैंसर हो गया तब उन्होंने थोक के भाव में दवाई ली, अदरवाइज पूरे जीवन में उन्होंने कभी दवाइयां नहीं ली। और मतलब वो अपने आप को फिट रखते थे, और देखा आपने हमेशा फिट रहते थे।
अभी आपको फोटो भी दिखाई दी उनके साथ अपनी पुरानी, उसमें देखिए उतने फिट लग रहे हैं। तो वो हमेशा बड़े फिट रहते थे, फिल्मों में भी देखिए, व्यक्तिगत जीवन में भी कहते थे मैंने कभी कोई दवाई इस्तेमाल नहीं की, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी दवाइयाँ लेने की। मुझे लगता है इतनी सारी बातें हो गई हैं, हालांकि ऐसे लगता है कि मन नहीं भरा और ये हमेशा होता रहता है लेकिन चलने का समय हो गया। प्रदीप जी, आपसे बातें करके इतना आनंद आया, ऐसा लगा कि राजेंद्र कुमार जी बिल्कुल यहीं स्टूडियो में है और उनके बारे में हम बातें कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और इस कार्यक्रम में आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों रश्मि? बिल्कुल, और फिल्म हिस्ट्री के बारे में, राजेंद्र कुमार जी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, कुछ ऐसी जानकारी भी जो आमतौर पर नहीं मिलती है, तो वो बहुत अच्छी जानकारी दी और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी कोशिश रहेगी कि आगे भी हम ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम बहारें, हमको ढूंढेंगे, हम लाएंगे श्रोताओं आपके लिए। और इस समय कहते हैं नमस्कार। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद